जो शो में शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ? रामनगर, ये अपना उत्तराखंड। जी, बहुत बहुत, जिम कॉर्बेट के पास से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। परिवार के वो तमाम सारे लोग जो शो में शरीक हो रहे हैं और वो लोग जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं भी आपके बीच में हाजिर हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नरेशन और नैरेटिव, नैरेटिव ये कि सेट, आजकल की जो वॉर है वो बहुत सारी, कुछ जो युद्ध है वो बहुत कुछ इस पर भी है। और एक आपने देखा होगा कि जब ये झड़प चल रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो बहुत सारी बातें कही जा रही थी सोशल मीडिया पर, और अब भी कही जा रही हैं, और बहुत सारी बातें कही गई, झूठी सच्ची तमाम तरह की खबरें फैलाई गई। आज मैं जो बात करने वाला हूं, बहुत संजीदगी के साथ एक दो बातें कहने वाले हैं, और वो ये कि आखिर हम जहां खड़े हैं, जिस जमीन पर खड़े हैं, जहां पर अपनी सुख की बात, सच की बात कह सकते हैं, उसमें भी मीन में क्यों है? आखिर उसमें भी सवाल है। सवाल यह कि मैं बड़े दुख के साथ है ना कि समाजवादी पार्टी के मैं नेता का सुन रहा था, टीएन हसन साहब का, उन्होंने ये बात कहा कि हम झुक गए, एक जगह बोला उन्होंने, मैं उसको कोट करूंगा बाद में। कहां, कैसे, ये जानना जरूरी है। बिल्कुल, मैं उनका बिल्कुल जो बात उन्होंने कही मैं उसको पढ़ूंगा, लेकिन मैं आज जो बात आपके सामने रखने वाला हूं वो एक दो बातें बहुत साफ सी हैं। प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पे हैं, मैं वहीं से बातचीत शुरू करता हूं, और इसके बाद जो मेहमान हैं मैं उनके पास मुखातिब होता हूं। इस बार बिल्कुल आसान तरीके से शुरू करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ाऊंगा। मुझे मालूम है नेहरू और पटेल की तक आज बात जाएगी, लेकिन पहले बात हम यहां से शुरू करते हैं। इस बार तो सब कैमरे के सामने, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कैमरे के सामने किया, ताकि हमारे घर में कोई सबूत ना मांगे। अब हमें सबूत देना नहीं पड़ा है, उधर वाला यानी पाकिस्तान वाले ही सबूत दे रहे हैं, वही फोटो खींच खींच के भेज रहे थे। आतंकवाद के 9 ठिकाने 22 मिनट में हमने तबाह कर दिए। अब सवाल यह है कि लेकिन वाले यहां बहुत हैं। ये जो लेकिन, मुझे मालूम विपक्ष, एक बात मैं जरूर कहूंगा, है सब देशभक्त, इसमें कहीं कोई मुझे संशय नहीं, ना कोई सकोश हुआ। यहां पे जो खड़े लोग हैं, देश के सारे लोग हैं, वो सब जानते हैं। लेकिन राजनीति यही है, मैं कह रहा था ना कि नैरेटिव का खेल है, जो 100 बार कहो, ये घुमा घुमा के कहो, घुमाते रहो, फेंकते रहो, तो जितना फेंटोगे उतना ही चीजें समझ, बोले लोगों के दिमाग में बैठ गया, बोले यही हो सकता है। अरे ऐसा तो नहीं है, यही खेल है। ये जो लेकिन है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और कभी कभी बड़ा दुख देता है, बड़ा दुख देता है। और आज मैंने कहा ना, पटेल से और नेहरू तक की बात जाएगी। मैंने प्रधानमंत्री के वक्तव्य से बात शुरू करी है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें कहीं कोई शक व शुबा है। उन्होंने कहा कि भाई हमने आपको सबूत दिखा दिया, लेकिन जब ये सबूत दिखा दिया तो इस बार पलट के सवाल जो आया कि बोले आपने सीज फायर क्यों कर दिया। तो तुरंत सवाल इधर से, पहले तो मांगे थे सबूत उरी में, पठानकोट में, और इस बार बात पलट गई। इस बार कहा कि मालिक वो तो सामने दिखा दिया टीवी में, तो बोले इस बार यह है कि आपने सीज फायर कर दिया। अब यह सवाल यह है कि ये जो लेकिन है, ये जो पूछ रहा है बार बार लेकिन पक्ष, उसके मन में क्या है, वो क्या चाहता है। वो एक बात जो कही जा रही कि मोदी जी का इतना विरोध करो कि ठीक है, लेकिन इतना विरोध ना करो कि देश के विरुद्ध लग जाए, ये देश के विरुद्ध है। ये सवाल है, ये लोग ये बात जानना चाहते हो। और मैं सबसे पहले आज आम आदमी पार्टी से शुरू करना चाहता हूं। अभिषेक जी सामने आइए, उसके बाद मैं, वो तो मुझे मालूम है नेहरू और पटेल तक बात आज पहुंचेगी। जी जनाब, क्यों विरोध, लेकिन क्यों? प्रतीक भाई, कोई लेकिन है, कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध मुद्दों का विरोध है। प्रधानमंत्री जी गुजरात गए, इससे पहले बिहार गए थे, राजस्थान गए, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है आज 140 करोड़ लोग ये जानना चाहते हैं आखिर वो पहलगाम क्यों नहीं गए। पुंछ में निर्दोष लोगों की हत्या होती, वहां क्यों नहीं गए। पाकिस्तान का जो श्रेय ले रहा है ट्रंप, उस पे सवाल जवाब, उसका जवाब। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? अरे भाई, आप कोई हार के थोड़ी ना मुल्क के, मैं आपसे एक सवाल पूछूं।
हम आपसे ये सवाल पूछें कि ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये तो वहीं कानपुर में ही थे इनके नेता, ये कानपुर में नेता इनके मौजूद थे और उनसे कहा कि उसी 26 में वो भी शरीक थे, उनके घर चले जाओ, तो वो क्यों नहीं गए? प्रतीक भाई, देश के प्रधानमंत्री से सवाल है। मैं बता रहा हूं भैया, ये खेल समझ में आना चाहिए। बाकी वो जो बोल रहे हैं वो ईमानदारी से बोल रहे हैं, मैं इसमें कोई शक और शुबा नहीं। बिल्कुल 20 से 30 सेकंड मिलेंगे आपको। मैंने भी तो यही सवाल पूछा, वो तो देश का प्रधानमंत्री है, वो तो कह रहा है कि मैं तो उसकी बात पूरी पढ़ूंगा, पूरी बात रखूंगा। आप बोलिए। तो प्रतीक भाई, जो लेकिन की बात है, लेकिन एक मैं खबर लेकर आया। लेकिन वो नहीं बताया आपने। नहीं, मैं खबर लेकर मैं आया। आपसे नहीं, उनसे पूछ लेता हूं। ये जरूरी है, मैं बिल्कुल, प्रतीक भाई मुझे मालूम है आप खबर ले। 20 सेकंड दे दीजिए। आपको ये मालूम है अभिषेक, मैं डिबेट आपसे नहीं खोलता, डिबेट मैं कांग्रेस से खोलता, लेकिन मैंने खोली। मैं आपसे जरूर पूछूंगा, मैं समाजवादी से खड़ा करना चाहता हूं। वाजिब आप सारे, आपके सवाल कभी गलत। मैं तो कह रहा हूं इस समय अगर कोई सबसे वाजिब सवाल पूछ रहा है तो वो ओवैसी साहब ही पूछ रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लग रहा है कांग्रेस से अच्छे, राहुल गांधी से अच्छे इस टाइम ओवैसी हैं, जो कम से कम पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा रहे हैं। अब ये ऐसा तो विपक्ष कोई कांच की गोलियां तो खेली नहीं, कच्ची गोलियां तो खेली नहीं, तो आखिर ये नहीं समझ रहे कि ओवैसी जो बोल रहे हैं वो हम उनसे कमजोर कैसे पड़ रहे हैं? जानते सब हैं, सारे बोल लोग सब जानते हैं। मैं आपसे जो सवाल इन्होंने पूछा वही सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, तो कि भाई आप भी तो कानपुर में मौजूद थे, आप क्यों नहीं चले गए उनके घर? सवाल पूछना, कोई भी सवाल पूछ सकता है, पूछना जायज है। जिस तरीके से आप कह रहे मोदी जी से क्यों सवाल पूछा? नहीं पूछिए, देश की मोदी जी से सवाल पूछिए। देश की जनता, सबूत नहीं मांग रहे इस बार। देश की जनता ने सरकार चुनी है, कोई भगवान थोड़ी चुना है। ये भगवान से सवाल नहीं होगा। कोई भी देश से बड़ा नहीं है, न समाजवादी पार्टी बड़ी है, न मोदी बड़ी है, न सत्ता बड़ी है, कोई बड़ा नहीं है देश से। सवाल पूछे जाना चाहिए, जहां जायज है वहां पूछा जाना चाहिए कि भाई ये सीज फायर क्यों हुआ। और फिर हमारे विदेश सचिव के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का कैसे ट्वीट आ गया, क्यों वो 10 वाला बोला 12 बार बोला। नमस्कार भैया, नमस्कार, खड़े रहो, शांति। मैं अच्छा हूं भैया, इन सबके बीच में मैं ही सब राम राम करना था। मोदी जी को यहीं से कर लो राम राम, गुजरात में हैं। सवाल ये है कि बिल्कुल सवाल पूछिए। किसने सवाल, किसने? अरे रुको भाई, क्या नाम? इधर आ गया, ये हल्ला मचा रहे हैं आप। क्या नाम है? प्रमोद नाम है मेरा। कहाँ से हैं? दिल्ली से ही है। अरे तो इतना गुस्से में आकड़ के क्यों बोल रहे हैं? आराम से बोलिए। अरे तो ऐसे कोई भी 2 टके का आदमी ऐसे थोड़ी कह देगा कि मोदी जी से चैलेंज करूंगा। तूने क्या उखाड़ा था? और जिनके बल पे तू खड़ा हुआ उन्होंने क्या उखाड़ लिया मोदी जी से बड़ा? क्या काम करते हो भाई साहब? मैं नौकरी करता हूँ। कौन सी? सर्विस करता हूँ, क्लर्क हूँ। नहीं वो तो अच्छी बात है, घर में ऐसे ही टाइम के रहते हैं क्या? अगर कोई एक मारेगा तो ये नए देश का भारत है, घर में घुस के मारता है। मैंने इनसे घर का पूछा था, बहुत गुस्से में है, नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। भैया कहाँ चले गए? अपनी बात कही। अच्छा ठीक है भैया, जाओ, टाइम से घर पहुंच जाना। ये नया भारत है और ये नया भारत है, सवाल पूछना कोई गलत नहीं है, सवाल आप पूछो। इस बार आपने सबूत नहीं मांगा। मैं यह जानना चाह रहा था विपक्ष से, मैं इस बार ये जानना चाह रहा था, इस बार आपने सबूत क्यों नहीं मांगा? एक मिनट, वन बाई वन। हाँ जी सर, मैं मनीष गाजियाबाद से। जी मनीष जी, जितनी भी अटैक हुई है इस बार मोदी जी ने खुद कहा है कि मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। सो ये ना इस बार प्रूफ नहीं मांग सकते, सारी की सारी। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो टी हसन साहब जो एमपी साहब हैं, उन्होंने तो ये कहा अभिषेक कि मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं वो हसन साहब ने जो एक्स इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो मैं इनका पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा, जो टी हसन साहब, एस टी हसन, हमने उनके कई एयरबेस नष्ट किए, मरम्मत भी नहीं हो पाई है। जब देश संकट से गुजर रहा था तो सभी लोग पीएम के साथ थे। सवाल है कि हम इतनी बड़ी ताकत हैं तो फिर झुक क्यों गए? हमें इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए थे, हमने अचानक सीज फायर क्यों किया? मैं डिबेट के उस हिस्से पे आ गया जहां पे कांग्रेस की एंट्री होगी। मैं आपको पहले मौका दूंगा, उसके बाद इनको और फिर आपको। जी अब आप ये बता दीजिए, इनके बयान में विवादित क्या है?
हम उन्होंने चुप क्यों सही गए? कहा, अरे सही कहा कि युद्ध ऐसा थोड़ी होता है। युद्ध बहुत सोच समझ के, युद्ध आखिरी जब बिल्कुल होती है कि अब बिल्कुल काम नहीं चलेगा, तब जाकर के आखिरी मौका जो होता है कि अब ऑप्शन कोई नहीं बचा है, अब युद्ध करना ही पड़ेगा। और युद्ध करने में आप गए, अगर 2 दिन गए, तीसरे दिन आपने युद्ध विराम कर दिया, डीजीएम उन्होंने कह दिया तो उन्होंने कहा कि हमने बंद कर दो, उन्होंने कहा बंद कर दिया। अरे भाई क्या है, अगर सेना गई थी, हमारी सेना बिल्कुल सही निर्णायक जगह पे पहुंच गई थी। अगर 2 दिन का और समय मिल जाता ना तो पाकिस्तान को खत्म कर देता। बस ये 2 दिन का समय मिल जाता तो हमारे चाची के मुझे हो जाती। ये भाई है, मैं आ रहा हूं, रुको कानपुर। बस ये 2 दिन का बाजी समय चाहिए था। ये युद्धवीर हैं? अरे नहीं, वो युद्ध थोड़ी ना, युद्ध तो सैनिक लड़ेगा। ये युद्ध सैनिक लड़ेगा, हम जवान से लड़ेंगे, हम जवान से लड़ेंगे। जी आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी क्या सेना का अपमान नहीं है? आप कर रहे हैं, सेना आप कर रहे हैं। कर्नल सोफिया को लिए आतंकी की बहन बोलने वाले को बीजेपी ने क्यों नहीं निकाला, बताइए। रुको एक मिनट को। देवड़ा ने क्यों कहा? मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि पूरी सेना और जनता, सेना भी मोदी के चरणों में नतमस्तक है। क्या है नतमस्तक? राइट। अभी आप डीजीएमओ के बारे में बोल रहे थे। मैं ये आपको एक बात बताऊं, मैंने पहले आज डिबेट जब शुरू की तो कहा कि गेम जो है नैरेटिव्स का है। नैरेटिव कैसे बनाया जाता है? जिसने भी सोचा, जिसने भी नाम दिया, उसको हृदय से नतमस्तक हूं मैं तो। कम से कम जिसने इसका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, समझने की कोशिश करिएगा सर। और जिसने भी सोचा, जिसने भी समझा, और जो भी लीडरान, उन सबको प्रणाम, जिसने उस दिन विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी को बैठाला। नैरेटिव है ये कि देखो तुम ये किया, हम ये हैं। और वो करना क्या चाहता था? जब वो पूछ रहा था कि तुम्हारा धर्म क्या है, बोला अच्छा तुम सुनाओ, नहीं सुना पाए, गोली मार दी। वो यही तो चाहता था कि अखलाक में और प्रतीक में लड़ाई हो जाए। वो यही चाहता था, यही तो चाहता था। क्योंकि परोक्ष युद्ध 3 युद्ध लड़े गए, तीनों जी हर बार हारा, हर बार मुंह की खाई। तो ये पॉलिसी नहीं, उन्होंने नहीं, अब क्या उसका अभिमान तोड़ना था, उसका घमंड तोड़ना था, इसलिए 2 दिन युद्ध चलाया। और 2 दिन बाद में बंद इसलिए किया कि मानवता को खतरा को। भारत देश ऐसा देश है जो पूरे विश्व गुरु है, विश्व को पालता है, विश्व को समझता है, धर्म की भावना को समझता है। अगर वो हमला करता, कोई परमाणु हथियार के ऊपर कोई अटैक हो जाता, विकिरण रेडिएशन निकल जाते, पूरी मानवता खतरे में पड़ जाती, पूरा विश्व खतरे में पड़ जाता। ऐसा खतरा हमको नहीं चाहिए था। हमको सिर्फ पाकिस्तान के अभिमान को, घमंड को तोड़ना था। वो हमने 24 घंटे में करके दिखाया। और वो जो आतंकी ठिकाने थे। जी कांग्रेस की एंट्री। जी जनाब। देखिए, सबसे पहले तो अगर इसे सिलसिलेवार कहा जाए तो पूरा विपक्ष, एंटायर विरोधी दल और पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ, सरकार के साथ खड़ी थी कि आप, पाकिस्तान ने इस तरीके का कुकृत्य किया है, निर्दोष नागरिकों को मारा है, 26 लोगों को, उन उग्रवादियों को पकड़िए, उन पर, पाकिस्तान पर अटैक करिए। और सारा ही विरोधी दल सब उनके साथ खड़े रहे। उसके बाद जब इस तरीके की बात जब पहली बार अमेरिका के तरफ से आई कि हमने ये संधि करा दी है, इस बात पर विरोधी दल को ऑब्जेक्शन है। कम 4 बार तो मुझे मालूम है वो बयान बदल चुके हैं। 4 बार तो बयान बदला ही है उनका। तो आप एक बात तो 4 बार बयान बदला है। नरेंद्र मोदी जी के तो वो दोस्त हैं। आज नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कह सकते कि इसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, 2 देशों की बात है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान तय करेंगे, इसमें तीसरे आदमी की जरूरत नहीं है। और आज हमें अमेरिका से इतना डर किस लिए लग रहा है? अमेरिका, आज हम 140 करोड़ हैं, विश्व में सबसे बड़ा बाजार है, फेंक देंगे उनके सारे सामान को, अमेरिका नीचे आ जाएगा। आज अमेरिका से इतना घबराने की जरूरत किस लिए पड़ गई है? और वही अमेरिका जो हमारे युवाओं को बेड़ियां बांधकर भेज रहा है, जो अमेरिका हम पे टैक्स लगा रहा है, उस अमेरिका से इतना घबराने, बैकफुट पे जाने की जरूरत क्या है? और दूसरी बात, आप जो सवाल की बात कर रहे थे, मैं इसका जवाब ले लेता पहले, इसका ले लेते जवाब। उन्होंने, मैं आ रहा हूं बेटा, मैं आ रहा हूं बाबू, आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। डीजीएमओ ने कहा, फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा, विदेश मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, कोई मध्यस्थता नहीं हुई। लेकिन ठीक है,
ना कोई हमें स्वीकार्य बात होगी नहीं। बिल्कुल क्लियर कहा है, क्लियर कहा। मैं बेकार में गलत कोई चीज कोट नहीं करूंगा जी। देखिए प्रतीक भाई, बिल्कुल गलत नहीं कोट करूंगा मैं। हाँ जी, अभी मैं सपा के मित्र को भी सुन रहा था, कांग्रेस के मित्र को भी सुन रहा था। सपा के मित्र कह रहे थे कि लड़ाई कैसे हुई। किसी भी देश के साथ जब लड़ाई होती है तो 352 के तहत तो लड़ाई होती है, यह युद्ध की घोषणा नहीं थी। हमने आतंकवादियों को जवाब देने के लिए बटन हिंदुस्तान में दबाया, तबाह पाकिस्तान हो रहा था। यह हमारी लड़ाई का ये स्तर था। और ये लड़ाई की बात कर, लड़ाई तो हमने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अल्प समय में हुआ है, पूर्णकालीन नहीं हुआ है, ये जारी रहेगा, अल्प विराम है, ये हमने पहले कहा। आज जयशंकर, माननीय जयशंकर जी से विदेश में पूछा जाता है कि अमेरिका की मध्यस्थता क्या थी, अमेरिका कहां था इस युद्ध में, तो अमेरिका कहां था? अमेरिका में था और कहीं नहीं था। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज हमारे मित्र कह रहे थे 26/11 के बाद हमने अमेरिका को भी जवाब दिया। 26/11 की घटना के बाद अमेरिका में दोनों दलों का 10 सांसदों की एक कमेटी बनती है। वो कमेटी यह तय करती है कि किस तरीके से आतंकवाद को खत्म करना है। उस कमेटी में यह कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद की फैक्ट्री है और उसको समाप्त करना है। यह उस समय हिंदुस्तान भी समझ रही थी। जब अमेरिका का काम हो जाता है, अमेरिका स्थिर हो जाता है, लेकिन हिंदुस्तान लड़ता रहे। राइट जी। अब मैं आ गया, मैं जनता के पास आ गया जी। जनाब पहले नाम बताएंगे जी। अंकुर अस्थाना नाम है, कानपुर से हूँ। अंकुर अस्थाना, कानपुर से जी। एक मिनट भैया, अरे नहीं भैया, आ रहे भगा नहीं किसी को। जी अभी मैं सुन रहा था विपक्ष को। विपक्ष तो पाकिस्तान का हीरो बना हुआ था, हम लोग टीवी देख रहे थे, वहां के नेता बयान दे रहे थे कि भाई हमारे साथ कौन कौन खड़ा है। कम से कम 26/11 में हमारा प्रधानमंत्री कैंडल तो नहीं दिखा रहा था, उसने जाके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। और S-400 जिससे हमने उनके रॉकेट को जो तुर्की से लाए गए थे उनको हवा में ही दफन कर दिया। और पाकिस्तान जिसको 4 दिन के अंदर कटोरा लेके 4 देशों में भीख मांगता हुआ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की पहुंचा है। अब आप बताइए पाकिस्तान की स्थिति क्या है, आप बताइए जी। अब मैं आता हूं अभिषेक, मैं आप ही के पास आता हूं। आप कह रहे हैं कि दबाओ। ये जो सेंटेंस पढ़ रहा हूं फैज भाई, ये मुझे बताइएगा कि ये क्या दबाव वाला सेंटेंस है प्रधानमंत्री? एंड आई कोट, अभी तो मैंने ज्यादा किया नहीं है। मुझे बताइएगा, अगर हो सकता मैं ना समझ पाता हूं, आप मुझे जरूर बताइएगा। अभी तो मैंने ज्यादा किया नहीं है, अभी तो हमने कहा है कि इसे स्थगित रखा है, ऑपरेशन सिंदूर। इतने में ही वहां पसीना छूट रहा है। अभी तो हमने सिर्फ कचरा निकाला है, इतने में ही वहां बाढ़ आ गई है। ये मुझे बताइए, डरने वाला कोई बयान है? अभिषेक जी मुझे बताइए, क्यों ये कोई डरने वाला बयान कोई बोला? किसी के दबाव वाला? ये एक संप्रभुता और एक संप्रभु राष्ट्र का जो प्रधानमंत्री है वो बोल रहा है। आपको इसमें कहां दबाव नजर आता है? 140 करोड़ लोगों के भाग्य विधाता ट्रंप नहीं, नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आप तो नहीं मान रहे ना? कंप्लीट तो करने दीजिए। जो पाकिस्तान की बात करें, हम भी करें, वो आतंकवादी देश है, वो दुश्मन देश है। लेकिन ये क्या हो रहा है? यही जो अभी आप बोले कथनी और करनी में, नरेंद्र मोदी जी के कथनी और करनी में उतना ही अंतर है जितना आसमान और जमीन में अंतर है, जितना दिन और रात में अंतर है, उतना ही अंतर है। ये देखिए, चाइना जो पाकिस्तान का सहयोग करता है देश में, उनके पाकिस्तानियों का, और वो मिसाइल देता है, युद्ध बारूद देता है हमारे देश को मारने के लिए। ये चाइना की यूपी गवर्नमेंट का ट्वीट है, मेरा नहीं है, यूपी गवर्नमेंट का ट्वीट है। चीन की फुटवियर कंपनियां यूपी में करेंगी निवेश। क्यों करेंगी भाई? मतलब हमारे से पैसे लेंगी और यहाँ से कमा करके वो पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएंगी। ये रोक क्यों नहीं हो रहा है? ये आज सवाल है। दूसरी चीज गलत मत बता दो, निवेश की बात है। हिंदुस्तान आज 140 करोड़ जनता। मैं ठीक, मैं आपको आज ही प्रधानमंत्री के बयान को पढ़ के सुना देता हूं कि ये वही निवेश वाली बात पर प्रधानमंत्री ने आज कहा। और वो वहां बोल रहे थे गुजरात में कि भाई देखो, ये युद्ध जो है सेना ही नहीं लड़ रही है, 140 करोड़ लोग हिंदुस्तानी लड़ रहे हैं। और हमको गणेश जी की मूर्ति चाइना से मंगानी पड़े, स्वयं बनाइए। जवाब उन्होंने, मुझे मालूम था कि आज अभिषेक ये सवाल पूछेंगे, और पता नहीं क्या था कि प्रधानमंत्री आपको इतना अच्छा समझते हैं अभिषेक जी, उन्होंने जवाब पहले ही तैयार कर रखा जी। और मैंने जवाब दिया आपको, मैंने जवाब दिया जी। इन्होंने प्रधानमंत्री जी की कथनी और करने की बात की। अरविंद केजरीवाल ने तो जो कहा था वो करके दिखाया ना।
बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, उनकी कथनी और करनी देखिए आप, जो कह रहे थे कि वही उसी पुराने खचाड़े गाड़ी में वैगनार में चलूंगा और आम आदमी की तरह आम लोगों के बीच में जाऊंगा। वो तो भाई साहब 12-12 गाड़ियों का स्वयंवर लेकर के चल रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा विदेश का कोई मंत्री आ गया हो। आज उस हाल में चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। पहले अपने नेता की कथनी और करनी देखिए। खुद राहुल गांधी ने कहा था पंजाब के चुनाव में कि सत्ता के लिए आतंकवादियों के घर में रात को सो करके आते हैं अरविंद केजरीवाल जी, खालिस्तानियों के यहाँ। और मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो शब्द आपने कहा सर, मैं आ गया। वो जो लेकिन शब्द आपने कहा, कर दीजिएगा। यही लेकिन शब्द आज भारत को चौथी अर्थव्यवस्था बनाया। अगर ये लेकिन शब्द नहीं होता तो भारत आज नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होता। जनाब, सवाल ये है कि जो बातचीत का मैं आ रहा हूँ आपको बहुत बोलना है। फैज भाई इसके बाद फिर आगे जी, फिर डिबेट ओपन है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। प्रतीक भैया, तमाम न्यूज चैनल उठाकर देखना, MIM के प्रवक्ताओं की सबसे ज्यादा धज्जियां किसी ने उड़ाई है तो उसका नाम मोहम्मद फैज खान है। लेकिन आज इन विपक्षियों से मैं कहना चाहूंगा कि ओवैसी से सीख ले लो कि इस मुश्किल क्षण में कैसे देश के साथ खड़े हुआ जाता है। ओवैसी से हमें कोई सीख लेने की जरूरत नहीं, पूरा जग जाहिर है कि ओवैसी बी टीम में बीजेपी। वाह, अब एक बात और बता रहा हूं, चलो ओवैसी से सीख ले लो और फिर भी शर्म नहीं आती है तो शशि थरूर से सीख ले लो कि देखिए शशि थरूर कैसे बोल रहे हैं। अब वहां तो बी टीम हो गया था, यहाँ कैसे हो जाएगा। सच बात मान लीजिए। सर मैं कह रहा हूं कि शशि थरूर कांग्रेस के सांसद है ना, और वो आज पक्ष रख रहे हैं पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने में। सरकार जो मिशन लेके चल रही है, हमारे 4 सांसद गए हुए हैं, मनीष तिवारी गए हुए हैं, शशि थरूर गए हुए हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बस तो उन्होंने ही कहा था कि पहलगाम में हर जगह 100% सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। याद रखिएगा, उन्हीं का बयान है। आपने कहा हाँ, शशि थरूर नहीं कहा था। सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईनों पे लगाना फिजूल है। और सुनिए मेरी बात, जो नया वाला दूं क्या? नहीं भैया दे दूंगा। हम ये छूट भैया पाकिस्तान को गिनते में नहीं, आंखों में खंजर नहीं, पानी चाहिए। और आए खुदा मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। और सुनो, उसका ये छुट भैया क्यों है मैं बता रहा हूं। वो भेजा था कि नाम पूछकर कलमा पूछकर मारेंगे। सरदार जी यहां खड़े हुए हैं, उपाध्याय जी यहां खड़े हुए हैं, इस्लाम खान यहां पर खड़े हुए हैं, मोहम्मद फैज खान यहां पर खड़ा हुआ है। हम सब भारत माता के लाल एक साथ खड़े हुए हैं और उनके इस मंसूबे पर हमने पानी फेर दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और ये लोग जिस तरीके से स्टेटमेंट बदल रहे हैं ना, भारत के एक बहुत बड़े टीचर हैं। आज उन्होंने कहा है, क्या कहा है? पहले कहा जी बदला क्यों नहीं ले रहे, जब बदला लेने के लिए हमला किया तो से नो टू वॉर, और वॉर रोक दिया तो क्या कहने लगे कि इंदिरा गांधी की तरह शक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर। तो बड़े टीचर हैं हमारे विकास सर, उन्होंने कहा कि गिरगिट ने सोच लिया अब मैं इस्तीफा दे दूंगा जब ऐसे विपक्ष के लोग। राइट ना, मतलब डिबेट आ गई आगे। देखिए ऐसा है, हम सारे लोग, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, हमें सेना के शौर्य पे कोई संशय नहीं है। सरकार के साथ तमाम विपक्ष सर्वदलीय मीटिंग में भी कह रहा है, आज भी हम कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं पाकिस्तान के दांत खट्टे करने के लिए। पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित होना चाहिए और पूरा ऐसा माहौल बनना चाहिए। लेकिन एक बात और भी है कि हम जमहूरियत में हैं, हम लोकतंत्र में हैं, और हम विरोधी दल की बात रखेंगे, जनता की आवाज सुनेंगे। जब हमारा लीडर, विरोधी दल का नेता जब पहलगाम जा रहा है, जब मणिपुर जा रहा है, जब हाथरस जा रहा है, वो जाकर वहां पर लोगों की दशा देख रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है। और उस बात को अगर आप संसद का सदन भी नहीं बुला रहे हो, आप मीडिया भी हमें नहीं दिखा रही, तो हम कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर तो बोलेंगे। हम बात रख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि भाई साहब क्यों हमारी विदेश नीति थोड़ी कमजोर रही। आज छोटे छोटे बगल के देश, आज बांग्लादेश, आज नेपाल, आज भूटान, आज सोचिए हमारे साथ टर्की, ये सारे लोग क्यों आज इन्होंने पाकिस्तान की वजह से मुंह बंद कर लिया, मुंह में दही जमा ली। ये कहीं ना कहीं देखना चाहिए। जब पाकिस्तान ने इतना दुर्दांत व्यवहार किया था, उसके बावजूद अगर हमारे साथ मोदी जी में ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा विदेशों की यात्रा की है,
और इतने विदेशों की यात्रा करने के बाद आज एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा कि पाकिस्तान ने इस तरीके का व्यवहार कर दिया। कौन खड़ा नहीं है? आज जो भारत की स्थिति है प्रतीक भाई, ये देश ही नहीं दुनिया भी जान रही कि भारत को किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। भारत जवाब देना जानता है। और मैं एक बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये हमारे मित्र कह रहे थे, आज एक बड़ा ही ओवैसी साहब का एक फोटो आ रहा है कि वहां के मुनीर ने वहां के प्रधानमंत्री को एक फोटो सौंपा। वो फोटो कब का है? चीन का फोटो है, 14 का फोटो है। आज देश के विरोधी दलों के नेताओं को ओवैसी साहब ने यह बता दिया कि देखो हिंदुस्तान ने क्या किया है, और वो तस्वीर जो थी वो फर्जी तस्वीर थी। ये कौन कह रहे? ओवैसी साहब कह रहे और दुनिया को बता रहे और इन विरोधी दल के नेताओं को भी बता रहे। राइट, मैं आया जी आया सर, ये जो अभी कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी सर, 1965-66 में जब सीज फायर हो गया था तो पाकिस्तान का जो पायलट प्लेन था वो बलवंत राय मेहता को के प्लेन को मार गिराता है। ये ना यूएन गए ना कहीं गए, क्यों? उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? जब यहाँ पे 26/11 हुआ उसके बाद में आप चुप बैठे थे। आज जब सीज फायर होता है ट्रम्प बोल दिया, आज इन लोग अपने अब्बा बना रखा है ट्रम्प को। और उसके बाद बताइए ट्रम्प ने सेकंड टाइम में बोल दिया कि मैंने कोई मीडिएट नहीं किया था, तो सेकंड वाले को आप क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? बस एक बार को मैंने आपको बस मुद्दा चाहिए, इसलिए पहले वाले में करने में फायदा ये है कि बिहार का चुनाव हो सकता मामला। सर एक बात बताइए, ये जो लोग बोलना चाह रहे हैं, मैंने मुझे मालूम है ये कि घेरा जा सकता है सरकार। मैं आ गया, रुको, मैं सरकार को घेरा जा सकता है और कोई बयान कह दिया जैसे कि नहीं आपने ये बता दिया था, अब आप कहते रहिए आपने बता दिया पाकिस्तान को, तो घेरने का मौका है। ठीक, लेकिन रुको, मुझे लगता है कि बीजेपी वालों और जो बेचारे अंधभक्त हैं उनकी बड़ी मुश्किल है। मुश्किल इस बात की है, कभी बेचारे ट्रम्प के लिए हवन जिताने के लिए यही लोग कर रहे थे। आज ट्रम्प का देख लिया तो बेचारे करने लगे क्या नहीं ट्रम्प ठीक नहीं है। अरे भाई पहले सोच समझ लिया करो, ये बिल्कुल बुद्धि से पैदा लोग के विदेशी आदमी उसका तुम कर रहे हवन करके पूजा कर रहे हो कि भैया ट्रम्प जीत जाए। अब देख रहे हो क्या हालत कर रहा है वो ट्रम्प। सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत पैदा कर रहा है, भारत को अगर बदनाम करने का काम कर रहा है, वो आईफोन बनाने वाली कंपनी को अगर वो ये कह रहा है कि भारत में नहीं बननी चाहिए, तो सबसे ज्यादा विरोध अगर ट्रम्प कर रहा है तो हमें लगता है कि अमेरिका का भी उसी अंदाज में विरोध करना चाहिए जिस तरीके से ट्रम्प बोल रहे हैं। राइट, विदेश नीति पर जी जनाब बोलो। हाँ, क्या बोल रहे थे जी? हाँ जी, बीजेपी, हाँ जी। देखिए प्रतीक जी, मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि आतंकवाद की हिंदुस्तान की लड़ाई जो है 48 से 71 तक की लड़ाई थी, वो हिंदुस्तान डिफेंसिव मूड में लड़ता था, वो गिरगिराता रहता था। 71 से 2014 तक हिंदुस्तान हाथ में कटोरा लेके विदेशों के दौरा करता था हमला करने के लिए। लेकिन 14 के बाद का मोदी सरकार बनने के बाद आज हमने स्ट्राइक भी किया और जवाब भी दिया पाकिस्तान को। जिस तरीके से हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ऑपरेशन सिंदूर उसी के परिणाम है कि हम जीत कर आए हैं। प्रतीक भाई, नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 150 कंट्रियों का विजिट किया। हम विपक्षियों के लिए और देश का सेवा करने के लिए हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है कि आज गर्व की बात है, विपक्ष के जितने सांसद हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की जरूरत पड़ रही है पाकिस्तान को एक्सपोज करने की। इसमें अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी जी का मतलब जो 150 दौरा किए हैं वो 0 हो गया, क्योंकि कोई भी कंट्री भारत के साथ खड़ी नहीं हुई। ये विदेश नीति का फेल्योर है। दूसरी बात, पाकिस्तान का हमने टुकड़े कर दिया और भारत के प्रभुता के साथ कभी भारत ने समझौता नहीं किया। 1947 में देश आजाद हुआ, 2014 में नहीं हुआ। 1971 में भी हमने पाकिस्तान का टुकड़े किए और 2 दिन देते नरेंद्र मोदी जी भारतीय आर्मी को, 2 दिन में फिर से टुकड़ा करते, बलूचिस्तान को अलग करते, पीओके लेते। लेकिन मैं जी इसमें 3 चीजें जो बात की जा रही है। पहली बात तो ये है कि इंडिया कहने के लिए अच्छी बात है कि इंडिया ने पाकिस्तान को घुटने पे तो ला दिया, लेकिन उसके साथ ही जो मोदी साहब की तरफ से जो डिप्लोमेसी की गई है, पानी रोका गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक लाइन पे लाया गया, उसके बाद अटैक किया गया। एक चीज़ तो हुई, दूसरी चीज़ हुई, तीसरा जब आतंकवादियों ने अटैक किया हमारी माँ बहनों के सामने, उनके शौहर को उनका नाम पूछ के मारा है। वहीं पर ही हिंदुस्तान में जो आपने कहा कि 140 हिंदुस्तानी लड़ रहे थे, कहीं आपस में लड़ ना जाए, तो यहाँ पर भी जो सेना की प्रमुख महिला
प्रवक्ता है उनको लाया गया ताकि हिंदुस्तान का मैसेज पूरी दुनिया में जाए कि आप हमें मत तोड़ो, हम आपको तोड़ देंगे। क्या बात है, वाह जी जी। मैं समझ रहा हूं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, मुझे बहुत घोर आपत्ति है जो ये कह रहे हिंदुस्तान उस समय कटोरा लिए घूम रहा था, हिंदुस्तान घुटने टेक रहा था। अरे तुम शर्म करो, जब नेहरू प्रधानमंत्री थे चीन से लड़े, संसाधन कम दे, बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। मैं ये कह रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, चीन से लड़ी हमारी सेना, चाहे संसाधन कम थे, लेकिन घुटने नहीं टेके। जो ये बोल रहे हैं घुटने टेके, ये हमारी सेना है। तो फिर रुको, फिर वो डिफेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा क्यों? कौन? 62 में। अरे डिफेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि सेना ने घुटने टेके? मैं नहीं, आपने कहा। अरे घुटने नहीं, 62 में। उधर खड़े रहो, वहां पे इधर आओगे तो उधर चलो ना। मैं ये कह रहा हूं, मैंने तो एक 62 में कह दिया धीरे से। मैंने तो धीरे से एक बात पूछ ली थी आपसे, आप ज्यादा काबिल हैं, आपको युद्ध ज्यादा स्ट्रेटजी पता। मुझे तो एक बात बताइए कि 1 जनवरी 1948 को यूनाइटेड नेशन में जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी फिर? सुनिए, देखिए, आप ये कह रहे हैं कि 1948 में यूएन में क्यों न जाने के? अरे इनको बोलो जिनमें हिम्मत ही नहीं है, ट्रंप के बयान का जो विरोध नहीं कर सकते। मरा छलांग 48 से 2025 में गिरे आके। अरे भैया, मैं तुमसे ये सिर्फ सवाल पूछ रहा था। मैं तुमसे तो ये सिर्फ पूछ रहा था कि जब सब कुछ अच्छा था तो 1 जनवरी 1948 में क्यों चले गए? मैं तो यही सिर्फ सवाल पूछ रहा था, बाकी कुछ नहीं पूछ रहा था। और मैं तो आपको, आपकी कांग्रेस को ही, पटेल जी का वो आज जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि वो तो जाना चाहते थे पीओके तक, सेनाएं रुकना चाहती थी पीओके में, जीतना चाहती थी 1948 में ही, लेकिन क्यों नहीं हुआ? ये सवाल तो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने आपसे पूछा, या इसका जवाब आप देंगे? इसका जवाब आपको देना चाहिए, कांग्रेस को। बड़े दुर्भाग्य की बात है मेरे देशवासियों कि राष्ट्रवादियों को अंधभक्त कहा जा रहा है और परिवारवादियों को राष्ट्रभक्त कहा जा रहा है। ये देखो कलयुग है। राष्ट्रवादी जो है, जो राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें अंधभक्त कह रहे हैं, और परिवारवादी लोग एक परिवार की लड़ रहे हैं, वो बहुत बड़े भक्त हैं। अरे नारायण, माफ करिए, नेहरू जी की ही देन है, नेहरू जी की देन है। पीओके जो गया वो नेहरू जी की देन है, अक्साई चीन जो गया वो नेहरू जी की देन है। अगर पीओके नेहरू जी नहीं दिए होते तो आज आतंकवाद पाकिस्तान में नहीं पल रहा होता। ये आतंकवादी पालने का अड्डा अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस ने। और अगर कांग्रेस कह रही है कि हम पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं, तो सोनिया गांधी जी पाकिस्तान एम्बेसी में जाकर के जो है वहां रोजा तैयार किया जाता है। बताइए कौन सा पाकिस्तान विरोध है? कौन सा पाकिस्तान विरोध है? पाकिस्तान में जाकर के रोजा तैयार करते हो और कहते हो कि पाकिस्तान के विरोधी है। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि बार बार नेहरू जी के पीछे छुपना बंद करो भैया। 2025 चल रहा है, 11 साल आपको सरकार में हो गए हैं। हर बात के लिए नेहरू के पीछे छुपना बंद करिए। वही वाला गालिब का शेर कि हर बात पे पूछता है कि तू क्या है। हर बात। और दूसरी बात बता दूं, बिरयानी, दूसरी बात बता दूं कि बिरयानी खाने कौन गया था पूरे सबको पता है। और कौन बिगर बुलाया गया था पाकिस्तान, ये भी सबको पता है। और आईएसआई को किसने दिखाए थे हमारे यहाँ पर बुलाकर, ये पठानकोट में, वो भी सबको पता है। तो आप इस पर बात ना करिए। और हम आज भी कहते हैं कि हम अपनी सेना के शौर्य पर हमें पूरा यकीन है, विश्वास है। और हमारी सेना जो है, तो फिर दोहरी चाल क्यों चलते हैं? दोहरी चाल क्या है? मतलब आप कहिए कि अगर मैं एक बार कहिए कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है, एक बार भी नहीं कहते आप। हम क्या देखिए, हम ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को हमने पूरी ताकत के साथ कहा है विपक्ष ने। तो उसको सफलता के लिए, उसकी मैं आपसे कह रहा हूं, उसकी सफलता के लिए श्रेय तो दीजिए। दिया ना, हमने कहा 9 अड्डों को जो उन्होंने ध्वस्त किया, सेना को हमने सबसे पहले
सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकालकर सेना के शौर्य का सम्मान किया। प्रधानमंत्री का कह रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री का भी, सरकार का भी कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी तो सवाल करेंगे इसके साथ साथ, जो और अड्डे बच गए हैं आतंकवादियों के, उनको कब तोड़ो फोड़ोगे? राइट राइट राइट। आप अड्डे बनाओ पीओ को दे करके, और इनको क्यों अड्डे उगाड़े? क्या राजनीति करते हैं? सर मैं ये कहना चाहता कांग्रेस पार्टी से, रुको, जैसे आपने बोला तारीफ करने के लिए कांग्रेस पार्टी का जवान लड़खड़ा गया, मतलब ये वो ये जरूर कह देते हैं कि प्रधानमंत्री जो है एयरफोर्स की ड्रेस में क्यों नजर आते हैं। ये बात करने का जवाहरलाल नेहरू जी की बात क्यों ना करे? बिल्कुल करेंगे। प्रधानमंत्री है देश के, भाई पहले प्रधानमंत्री है, क्यों नहीं बात करेंगे उनसे? क्यों नहीं जवाब चाहिए उनसे? आप मुझे बताओ 1946 में भारत के जो प्रधानमंत्री बन चुके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1940 में। ठीक फैज ज्ञान की बातें ले लिया करो। देखिए भैया थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेस की तरफ से ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आए हैं जिसको कोयला अक्षरों में लिखा जा सकता है इतिहास में। कैसे? कल मैंने एक स्टेटमेंट बताया, सिखों के कत्लेआम पर राजीव गांधी जी ने यह कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संसद में 5 दिसंबर 1961 को संसद के अंदर यह स्टेटमेंट दिया है, अक्साई चीन वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता, 17,000 फीट ऊंचा, रहने लायक नहीं, और हमें यह भी नहीं पता कि यह है कहां। यह स्टेटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का संसद के अंदर। और तब महावीर त्यागी जी ने कहा था, सीधा तो नहीं कहा पर इनडायरेक्टली कहा। ठीक है कि महाराज पंडित जी मेरे सर में हमारे सर में भी कुछ नहीं। अरे सुनिए हुजूर हमारे देश के ही पुरखे हैं, आप बहुत शालीन वाले इंसान हैं, मेरे देश के ही पुरखे हैं जी। और इतनी शालीनता, इतना बड़ा दिल लेके चलते हैं, और इतना बड़ा दिल लेके चलना चाहिए, तब तो डिबेट में आना चाहिए या डिबेट करनी चाहिए, अन्यथा डिबेट नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो आप भूल गए, मैं बताता हूं, मैं आज ओवैसी को पढ़ूंगा जरूर। ये बेवकूफ जोकर, यहां से शुरू करता है वो। ये बेवकूफ जोकर कौन? पाकिस्तान, और पाकिस्तान के वो जो सैन्य प्रमुख हैं जो प्रधानमंत्री को दिखा रहे थे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने वहां के प्रधानमंत्री को एक तस्वीर दी, इस दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति और स्पीकर भी वहां मौजूद थे। ये बेवकूफ जोकर भारत से मुकाबला करने चाहते हैं। एक पुरानी तस्वीर चीन की वो प्रधानमंत्री को दिखा रहे थे बकौल असदुद्दीन ओवैसी के। उन्होंने 2019 में चीनी सेना के सैन्य अभ्यास की तस्वीर दी। उनका दावा था कि यह भारत पर जीत की तस्वीर है। वो कहता है, आगे ओवैसी कह रहे हैं, पाकिस्तान इन्हीं चीजों में उलझा है, ये वही तस्वीर थी। नकल करने के लिए अकल चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। कहना तो चाहिए कि ओवैसी ने ठीक बोला है और बढ़िया बोला। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। देखिए हम समाजवादी से पूछ ले, समाजवादी से बहुत अच्छा बोला है। ये इन्हीं लोगों को पूछो कि आगे कायम रहोगे कि नहीं, जैसे ट्रंप के लिए कायम रहे थे, बार बार फिर बोले लगेंगे। नहीं तो मुझे पूछ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा, देश हित में जो बोले उसने बहुत अच्छा बोला है। अरे वाह वाह। देखिए प्रतीक भाई, ये इनकी मजबूरी है। और मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते ये भारत का विरोध भी करने लग गए हैं। इसमें ये ऐसा लग रहा है कि इनको प्रधानमंत्री से नहीं, आज देश का भी विरोध में खड़े हो गए। और पाकिस्तान सर देखिए, ये गलत बयानी मत करिए। आप एक जिम्मेवार रूलिंग पार्टी हैं, कोई भी पार्टी, मैं कह रहा हूं देश की हम जिम्मेदार मुख्य विपक्षी पार्टी है, हम क्या इस राष्ट्र का विरोध करेंगे? जब आप ये पूछते कि कितने राफेल गिर गए तो क्या है ये, और जब ये कह रहे हैं कि अभी युद्ध जारी है तो फिर आप क्यों पूछते हैं? सुनिए, पहली बात तो आज जो हमारे लिए नेहरू जी के लिए आप लोग पूछ रहे थे ना, आज नेहरू जी की पुण्यतिथि है, और मैं गर्व से नेहरू जी को याद करता हूं। जब इस देश में सुई नहीं बनती थी, उसी नेहरू ने टेक्नोलॉजी में बांध भी बनाए, IITI भी बनाए, IIM भी बनाए, देश का व्यापार भी खड़ा किया, भाखड़ा नांगल डैम बनाया, और जब हम पे युद्ध थोप दिया गया उस युद्ध को भी लड़ाई। और प्रधानमंत्री ने आज उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने पहला उनको नमन किया, और हम सारे लोग यहाँ जितने मौजूद हैं उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो जगह जगह से आए हैं, अकोला से आए हैं बहुत सारे लोग, बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच। यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लोग खड़े हुए, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देश के कोने कोने से जब मैं यूएसए का नाम लेता हूं तो साथ साथ बिहार नहीं भूलता, बिहार से आए लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये देश की इस मिट्टी को, इस सरजमी को, सबको बहुत बहुत प्रणाम। और जो तमाम सारे लोग मिलजुल कर इस देश का एक नक्शा बनाते हैं और उस नक्शे का एक छोटा सा, कहीं बहुत टुकड़े बराबर, माइक्रो लेवल का एक रिफ्लेक्शन जो मिलता है इस शो में मिलता है। थैंक यू सो मच। इसका ताना बाना ऐसा ही है। मैं एक बात कहना चाह रहा था बहुत जल्दी से और उसके बाद रखता हूं। कांग्रेस पार्टी ने एक बयान में कहा कि 22 अप्रैल से आज तक बीजेपी ओछी राजनीति करती आ रही है। पूरे देश में आवाज उठा रही थी, पूरे देश में आवाज उठा रही थी, पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। बीजेपी के लोग कश्मीर के छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। बीजेपी के लोग देश के अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। ये कांग्रेस का स्टेटमेंट है। और आज ही मैं जानता हूं प्रधानमंत्री ने कहा अल्पसंख्यक के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। देखो यहाँ पे इस चैनल में कितना दुर्व्यवहार। नहीं कोई बात नहीं। बताओ ना आप क्या कितना झूठा बयान कौन कह रहा है? या इस्लाम खान खड़े हैं, मोहम्मद फैज खान खड़ा है, सरदार जी खड़े हैं, अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। खामखा उलझुल की बात। सुरक्षित है भैया, हम लोग इस देश में इतने सुरक्षित हैं कि बर्मा से आके रोहिंग्या भी बोलते हैं यहीं रहेंगे। स्टेटमेंट आपका ये ऐसा है, अगर जिस राजनीति की बात या जिस बयान की आप बात कर रहे हैं उस बयान का संदर्भ ये है कि जिस तरीके से इनके एक मंत्री, एक जिम्मेदार नेता जो हैं, वो अगर हमारे देश की एक बहादुर बेटी के खिलाफ, जो कि धर्म के आधार पर अगर वो कुरैशी के बारे में कह रहे हैं तो हम उसके बारे में हम ये कह रहे हैं। और जिस तरीके से ये मजहबी राजनीति देश के तो जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर की बता रहा हूं, जिस वक्त ये 370 जम्मू कश्मीर के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, जब ये 370 लेके आ रहे थे उस वक्त ये कह रहे थे आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा 370 आने के बाद। नहीं सर आपने क्लैरिफिकेशन, राज्य को चलते आपने क्लैरिफिकेशन दिया, हर नाम आपने क्लैरिफिकेशन दिया। मैं यही पूछ रहा हूं, बीजेपी के लोग देश के अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि कहां दुर्व्यवहार हो रहा था, ये मैं जानना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने जरूर जवाब दिया। दुर्भाग्य से हमारे देश में एक ऐसा इकोसिस्टम है जो भारत को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि कहां, कौन सा ऐसा मुसलमान है या अल्पसंख्यक है या तमाम सारे। पाजी आपको संकट है कोई? बहुत हैप्पी हूँ। ये वोट बैंक है। सर मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि पूरे वर्ल्ड में अगर मुसलमान कहीं सुरक्षित है तो वो हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान के अंदर कहीं सुरक्षित है तो जहां भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है वहां सुरक्षित है। ये प्रतीक भाई कौन कह रहे हैं? ये अल्पसंख्यक भाई कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। ये देश के अल्पसंख्यकों की आवाज है। अब भाई आप छेड़ोगे तो कोई ना कोई तो जवाब देगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली अकबर है, अली अकबर रतलाम वाला, मैं गुजरात से हूँ। और जो आपका सवाल था कि हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित है, नहीं है, कहीं पे भी मुसलमान सुरक्षित नहीं है, वो सेफ है। लेकिन मैं एक गालिब साहब, गुजरात के बंदे हैं और वो ये कह रहे हैं कि यू आर सेफ और अनसेफ। सेफ, इसलिए मैंने अंग्रेजी में पूछ लिया। लेकिन होता क्या है, आप अरबी में बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, फारसी में नहीं बोल सकते, पश्तो में नहीं। लेकिन जो एक अभी जो नैरेटिव की जो बात हो रही थी, आप गुजरात के? जी, मैं कहां से? बड़ौदा से। बोलिए, जो बात गुजराती में बोलिए। સૌથી સારા મારા નરેન્દ્ર મોદી ભાઈ સૌથી સારા છે અને बोलिए गुजराती में बोलिए। मोदी जी काम करते हैं, चुनाव जीतते हैं, और ये विपक्षी पार्टी को मुद्दा कोई है नहीं, इनके पास में कोई काम है नहीं गिनाने के लिए, तो ये लोग क्या करते हैं? आप हंस रहे थे हिंदी पे तो मैंने कहा गुजराती में बोलो तो समझ में आएगा। हाँ जी, नहीं बोलो भैया बोले, तभी मैंने कहा पश्तो में समझ में आता है तो पश्तो में बुलवाते हैं। प्रतीक भाई, हिंदुस्तान के अंदर कौन हिंदू मुसलमान करता है सबको पता है। ये बयान जो मैंने पढ़ा ये कांग्रेस का बयान था। कौन करता है और पाकिस्तान का एजेंडा क्या था? जो आतंकी आए थे
जो हमारे भाइयों को मारे, उनका भी क्या एजेंडा था देव पता है। देव को 140 करोड़ लोगों पे हमें गर्व है कि हम लोगों ने एकजुटता दिखाई और जो उनका मंसूबा था हम उसमें कायम नहीं होने दिए, नंबर 1। नंबर 2, जो जिस तरीके से बयानबाजी, जो कोयले की बात कर रहे थे, जो इनके मंत्री से लेकर के एमपी तक जो बयानबाजी कर रहे हैं, बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कोई भी टॉप का लीडरशिप उसका खंडन भी नहीं करता। उसको निकालना तो दूर की बात है, चाहे वो इनके मंत्री हो एमपी वाले, चाहे उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो हरियाणा के इनका सांसद हो। क्या किया